खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर शर्जील खान साहब के। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम ज़बूरों में से देख रहे हैं कि खुदा के कलाम में कितनी सारी सच्चाइयाँ हैं और वो बहुत सारे अलूम, जोग्राफिया, तारीख़ और साइंस उसमें से निकलते हैं। और हम ज़बूर 19 को गुज़िश्ता प्रोग्राम में देख रहे हैं और जैसा कि नाज़रीन जानते हैं कि हम उसमें से बहुत सारी साइंटिफिक जो बातें हैं हमने उसमें से देखी। तो आज हम उसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे नाज़रीन के साथ मिलकर और आपके साथ मिलकर सीखेंगे कि हम और इसमें से कौन से साइंसी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि पूरा ज़बूर बहुत सारी मालूमात से इल्हाम से तो भरपूर है ही, मगर साइंटिफिक चीज़ों से भी भरपूर है। आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। वाकई ज़बूरों में खुदा के कलाम की वुसअत बहुत ज़्यादा है और हमें इसमें वो मज़ामीन भी मिलते हैं जिनसे शायद हम पूरे तौर पर अभी वाकिफ़ भी नहीं। साइंसी एतबार से भी ऐसी ऐसी तहकीकात मौजूद हैं और होंगी जिनको शायद साइंस की जदीद दुनिया भी अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई है। लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे इल्म में है या दुनियावी उलूम जो अब तक हमने सीखे या दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में चंद एक बातें जो हमें समझ में आती हैं हम उनको ज़रूर बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कॉस्मोलॉजी की और एस्ट्रोफिज़िक्स की, तो इसमें खुदा के कलाम में फिर जो है वो बात होती है और मेरे जहन में भी ये बात आई कि हम इसको पहले ये तो बता दें कि इसमें क्लासिकल फ़िज़िक्स भी मौजूद है और इसमें जदीद फ़िज़िक्स भी मौजूद है। क्लासिकल फ़िज़िक्स वो है जिसे आप जो है वो शुरू से फ़िज़िक्स मानते चले आ रहे हैं, या मॉडर्न फ़िज़िक्स की बुनियाद तो बहुत बाद में पड़ी लेकिन ये मौजूद थी। ये हरगिज़ नहीं है कि मॉडर्न फ़िज़िक्स पहले से नहीं थी। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स वो फ़िज़िक्स है जिसमें ये बताया जाता है कि एटम्स मौजूद हैं और एटम जो है वो अनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी आप उसे फ़ना नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कानून बकाए मादा या कानून बकाए यानी एटम कह लीजिए, तो वो मौजूद है। लेकिन मॉडर्न फ़िज़िक्स इससे थोड़ा सा आगे चलती है। उसमें यह है कि एटम से आप नई चीज़ें बना सकते हैं और उससे तवानाई बना सकते हैं और तवानाई को फिर वापस एटम में तब्दील किया जा सकता है। ये उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसे हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। तो खुदा के कलाम में ज़बूर 19 और इस तरह के मज़ामीर में ये बातें मौजूद हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है पहली चंद आयात में कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। ये पहली ही आयत है। दुरुस्त। अब आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, कैसे ज़ाहिर करता है? हमने इसमें थोड़ी सी एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी पे बात की थी किसी प्रोग्राम में। तो लेकिन वो क्लासिकल फ़िज़िक्स भी इसमें मौजूद है और इसमें जदीद फ़िज़िक्स यानी हमारे पास मॉडर्न फ़िज़िक्स भी मौजूद है इसी आयत में। क्योंकि जब आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहा है तो आसमान में होने वाले तमाम जो वक़ूए हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस हों या न्यूक्लियर रिएक्शंस हों या एटॉमिक रिएक्शंस हों, उन सब को भी फिर हमें देखना है। सही। क्योंकि उसमें ये सब कुछ हो रहा है। सोलर गैसेस भी उसमें मौजूद हैं, सोलर रेडिएशंस भी हैं, कॉस्मिक रेज़ भी मौजूद हैं। तो रेडियो साइंस यानी कि जो यानी शुआओं पर मुश्तमिल साइंस है, उसको जो है वो रेडियो साइंस कहा जाता है, तो वो भी इसमें मौजूद है। तो हम ये जब स्टडी करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये किस तरह से होगा या इसमें कौन कौन से मज़ामीन पोशीदा या पिन्हा हैं। तो आसमान में अगर देखा जाए तो यानी आसमान का रंग चेंज होता है। नॉर्मल कलर जो है वो हम ब्लू देखते हैं, स्काई ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं, हल्का नीला रंग है। तो ये जनरली किस वजह से है, पहले तो हमें इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए। ये हम इसे आसमान कहते हैं जिसमें हमारी फ़िज़ा मौजूद है। तो ये कलर ऑक्सीजन की वजह से है। ऑक्सीजन की मौजूदगी है तो ब्लू कलर मौजूद है, आसमानी रंग है। और मुकाशफा की किताब में भी जब हम चौथे बाब से आगे बढ़ते हैं, 5वें बाब में आते हैं, तो ये दोनों अबवाब जो हैं वो मुश्तरका खुदा के तख्त और उसकी मौजूदगी या वहाँ के जो माहौल है उसके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं। यूहन्ना रसूल ने वहाँ पर लिखा है
कि आसमानी रंग जो है वो खुदा के पाँव के नीचे है, तो वो स्काई ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बारे में बयान किया जा रहा है। तो यानी वहाँ ऑक्सीजन जो है वो उसके पाँव के नीचे मौजूद है, जो हमारी फ़िज़ा को ज़ाहिर करती है। और हमें इस वजह से नीचे हैं, हम मौजूद हैं, इस फ़िज़ा के अंदर हैं, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, इसलिए हमें वो ब्लू कलर में नज़र आता है, लाइट ब्लू कलर में। तो ये खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है कि वाकई खुदा इस चीज़ का आगाज़ कर रहा है, हमें समझा रहा है कि वो क्या है, यानी ऑक्सीजन बनाने वाला है, इसलिए वो उसके ऊपर मौजूद है। ठीक। और फिर ये भी लिखा है कि उसके तख्त के नीचे से एक दरिया बहता है। अब ये दरिया जो है वो पानी के बगैर दरिया होते नहीं है। दरिया कहते ही उस चीज़ को है जिसमें पानी बह रहा हो। जी। तो पानी जो है ये वाटर है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। सही। तो वो खुदा की कुदरत के वसीला से ये पानी का बहाव मौजूद है। पूरी आसमानी जो रंग है ये पानी की वजह से भी है। ऑक्सीजन जब पानी के साथ अटैच है और पानी में मिक्स्ड है तो तब ही ये आसमानी और नीला रंग जो है वो नीलगू कलर हमें नज़र आता है। अगर ऑक्सीजन सिर्फ मौजूद है और पानी मौजूद नहीं तो फिर आपको नीला रंग नज़र नहीं आएगा। और अगर सिर्फ पानी मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद नहीं तो भी आपको नीला रंग नज़र नहीं आएगा आसमान का। तो ये चीज़ खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और ये सारे उसूल व क़वानीन हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स के। ये क्लासिकल फ़िज़िक्स है जिसे आप जो है वो ओल्ड फ़िज़िक्स कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ओल्ड नहीं है। हम उसी में रहते हैं और उसी के क़वानीन के मुताबिक चलते हैं। उसमें ये है कि मादा जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्या है तबाह कर सकते हैं या फना कर सकते हैं, जिसे कानून बक़ाए मादा कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये है। अब बात ये है कि इसमें जितना कुछ बनाया गया है, जितना कायनात में जितने भी मौजूदात मौजूद हैं, जितनी भी मादी चीज़ें मौजूद हैं, चाँद, सितारे, सूरज और सैयारे और सब कुछ, नेब्यूलेज़ हैं, हाइपर स्टार्स हैं, हाइपरसोनिक स्टार्स हैं और बहुत से वाइट ड्वार्फ्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, ये सब कुछ, और न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो मैटर हैं और ये खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इन सब के जो नाम चंद एक के मैंने गिनवाए, अब इन सब में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर जो छोटे ज़र्रात हैं जिन्हें हम जनरली जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन उसके अलावा भी ज़र्रात मौजूद हैं। ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी ये ज़र्रात कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसके अलावा भी और ज़र्रात मौजूद हैं जो हमें आम जनरल साइंस में नहीं पढ़ाए जाते। सही। जिनके चंद एक के नाम ज़रूरी हैं ताकि हम आसमान में उनकी मौजूदगी के बारे में जान सकें। सही। उनमें हैं पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन्स जी, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1826 गुना वो छोटे होते हैं प्रोटॉन से। 1826 गुना छोटे होते हैं वो प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन भी इतना ही छोटा होता है। लेकिन उसका चार्ज, उस पे जो मनफी चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, वो बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। कभी उससे कम भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बराबर होता है। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है उस पे जो मस्बत चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और जिस किसी भी एटम में वो मौजूद हैं, जिस भी उनसर से वो निकले हैं या मौजूद हैं उसमें, उनकी तमाम की तमाम खुसूसियात बराबर होंगी। सही। और जितने भी आप जो है वो अनासर से, यानी कि एक जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो उसमें 110 के करीब अनासर हैं जो खालिस चीज़ें हैं, यानी उनमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती, ना वो किसी चीज़ का मिक्सचर होते हैं, आमेज़ा होते हैं, ना ही वो किसी चीज़ का कंपाउंड होते हैं या मुरक्कब होते हैं। सही। वो बिल्कुल खालिस हैं। आप उनके छोटे से छोटे ज़र्रे ले लें या बड़े से बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, वो तमाम की तमाम वही खालिस चीज़ होगी, उसे उनसर कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। तो वो सब के सब जो उनके अंदर एटम्स हैं और उनके अंदर जो उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर पॉजिट्रॉन्स, ये सब के सब बराबर होंगे। इन सब की माहियत एक है। सही। इन सब की साख्त एक है। इन सब की हुलिया कह लीजिए एक है।
यानी इनकी शबी एक है। पूरी कायनात में जितने भी ये ज़र्रात मौजूद हैं उन सब की माहियत, हुलिया और साख्त एक जैसी है। ठीक। लेकिन सोने में जब वो जाते हैं तो सोने में सिर्फ उनकी तादाद फ़र्क होती है चांदी के ज़र्रात से, यानी कि उसके एटम्स, उनके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है उसकी फ़र्क होती है सोने से। चांदी के न्यूट्रॉन प्रोटॉन फ़र्क हैं तादाद में, या इलेक्ट्रॉन भी, और जो सोना है उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी तादाद एक दूसरे से फ़र्क है। तो वो क्या है, तो वो क्या बन जाता है, वो सोना बन जाता है। इसी तरह से दूसरी तमाम जो ज़र्रात हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है और लोहा है और कांसी है, पीतल है, मरकरी है, और हमारे पास गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हैं, लिक्विड फॉर्म में भी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सब के सब अनासर जो हैं ये पूरी कायनात में इनकी तादाद ख़ास मौजूद है। सही। और हम पूरी कायनात की तमाम वुसअतों तक अभी पहुँचे नहीं। बिल्कुल सही। और जितने भी मालूम अनासर हैं वो 110 के करीब हैं, और हम जो मार्स सैयारे तक पहुँचे हैं वो भी 110 अनासर पर ही मुश्तमिल क्या है, वो एक सैयारा मौजूद है। सही। लेकिन वहाँ पर भी ये एटमों की तादाद और इनके अंदर जो ज़र्रात हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब बराबर हैं, जो क्लासिकल फ़िज़िक्स का सबूत है कि मादा को ना तो आप ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसे तबाह बर्बाद या फना कर सकते हैं। सही। ये सब का सब हमारे बस में नहीं, इंसानों के बस में नहीं है कि आप उसे फना कर दें या उसे ख़ुद से क्रिएट कर लें, उसे तख्लीक कर लें। इंसानों के बस में नहीं है क्लासिकल फ़िज़िक्स के मुताबिक। और बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, यानी इंसानों ने तो इसे मान लिया कि हमारे बस से बाहर है, हम उसे ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे फना कर सकते हैं। ठीक। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कह दिया गया कि वो खुदा ने बनाया है। बिल्कुल ठीक। इसलिए यहाँ लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। और अब जो मैंने पहले वो ज़र्रात की बात की थी वो इस वजह से की थी कि पॉजिट्रॉन जो हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, मीज़ॉन्स हैं, हाइप्रॉन्स हैं, ये तमाम ज़र्रात भी हर एक एटम में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो सिर्फ जो है वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। पॉजिट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस यानी मरकज़े के अंदर है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। उन पर चार्ज बराबर है, वज़न बराबर, जो कि जदीद फ़िज़िक्स की बुनियाद रखते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, हम साइंसी तकनीक के ज़रिए, हम उनको साइंसी टेक्निक के ज़रिए हम उनको करीब करें। हम पॉजिट्रॉन एक लें और एक इलेक्ट्रॉन, एक पर मुस्बत चार्ज और दूसरे पर मनफी चार्ज, तो क्या होगा जब हम उन्हें एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत उनको नज़दीक लेकर आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को फना करने का सबब बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही वो कोई एक नई चीज़ बना देते हैं। और वो कैसे नई चीज़ बना देते हैं, वो हमारे लिए फोटॉन्स बना देते हैं। ये भी मादे के एटम के अंदर मौजूद, उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक ज़र्रा है जिसका वज़न नहीं होता, जो नॉन मैटर कहलाता है या नॉन मटेरियल है। वो मैटर पार्टिकल ही नहीं है, वो मादी ज़र्रा ही नहीं है। फोटॉन वो रोशनी का ज़र्रा है, ठीक है, वो फोटो पार्टिकल कहलाता है, इसीलिए उसका नाम फोटॉन है, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसी से आता है। फोटो मीन्स लाइट, तो इससे आता है वो, और वो रोशनी का ज़र्रा बन जाता है। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपने नज़दीक किया या उनको आपस में मिला दिया साइंसी टेक्निक के ज़रिए, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास फोटॉन बन जाएगा। ठीक है। और उसमें मुमकिन है कि वो अपने साथ जो है कोई और भी ज़र्रा बनाए, मुमकिन है ये भी, लेकिन मोस्टली वो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही। जैसे सादा सी बात, मैं आप इसकी दुनियावी मिसाल इस तरह से दे सकते हैं कि बिजली की दो तारें लें, दोनों में जो है वो जब हमने स्विच लगाया हो, तो जब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, स्पार्क पैदा होता है, शोला पैदा होता है। तो वो एक मुस्बत और एक मनफी है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, मुखालिफ चार्जेस हैं। जब उनको आप करीब लेकर आए हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह, तो उनसे रोशनी का ज़र्रा पैदा हुआ और शोला रोशनी को ज़ाहिर कर रहा होता है।
तो वैसा ही जब आप इन दोनों को मादी ज़र्रात को करीब लाएं जो मुखालिफ चार्ज रखते हैं, तो उनसे क्या है, रोशनी का ज़र्रा पैदा हो जाएगा जो कि मादी ज़र्रा नहीं है, वो ज़ियाई ज़र्रा कहलाता है, रोशनी का ज़र्रा, फोटो पार्टिकल कहलाता है, जिसकी वजह से आप क्या हैं, चीज़ों को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं, मैटर को रोशनी में चेंज कर सकते हैं, जिसे एनर्जी में चेंज करना कहा जाता है। बिल्कुल, जिसकी बुनियाद आइंस्टाइन ने रखी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के अजीम साइंसदानों में एक नाम। और जो क्लासिकल फिजिक्स है उसकी बुनियाद कह लीजिए कि न्यूटन ने रखी थी, सर आइजैक न्यूटन ने, जिनको आबाए फिजिक्स भी कहा जाता है या बाबाए फिजिक्स कह सकते हैं। तो वो क्या है, वो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद रखते हैं। और यहाँ पर जो आइंस्टाइन हैं ये क्या करते हैं, ये जदीद या मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखते हैं। और इस तरीक़ाकार के तहत अब ये चीज़ें दोनों, खुदा ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप जो है वो कानून बकाए मादा को आप कंफर्म समझ लें और उसके बाद आप जो है वो उसके बारे में उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं हो सकती, वो कोई इल्हामी कानून नहीं है। तो अब उसमें मादे को आपने फना कर दिया, यही तसव्वुर लिया जाता है फिज़िक्स में या साइंस की ज़ुबान में कि जब आपने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को नज़दीक किया तो उससे न्यूट्रॉन्स बन गए, तो मादा ख़त्म हो गया, सिर्फ जो है फोटो पार्टिकल रह गया, रोशनी का ज़र्रा रह गया, इस वजह से आपका मादा तो रहा नहीं। तो लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक वो ऐसा नहीं है। वो मादी ज़र्रा जो था उसने अपनी सूरत बदल ली है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, वो एक नई मखलूक बन गए हैं। सही। तो यहाँ पर हमें बाइबल मुक़द्दस के कवानीन जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आते हैं कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, फ़िज़ा उसकी दस्तकारी, उसके हाथ के काम हैं ये। दुरुस्त। ठीक है। और कुलूसियों पहले बाब की 15वीं से 17वीं आयत में लिखा है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से जो है वो सब कुछ संभालता है। आमीन। तो अब वो वजह क्या है कि जब इन चीज़ों को नज़दीक किया जाता है, खुदा ये कहता है कि ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं कि जो आपने कवानीन या इंसानों ने कवानीन बना लिए हैं वही काफ़ी हैं, उनसे आगे भी दुनिया मौजूद है, उनसे आगे भी तहकीक के दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, हमें तो सितारों पर कमंद डालने को कहा गया है ना, हमारे मशरकी शायर ने हमें तो यही कहा जी। तो ये चीज़ तो हमें यही खुदा का कलाम पहले से कह रहा है कि आप आगे बढ़ के इसमें मज़ीद सोच सकते हैं। अब उस कानून के मुताबिक जो मैंने ये मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद का बताया है, उसमें ये है कि आप चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले से थ्योरीज पेश की और साथ में अपनी जो है वो मशहूर ज़माना जो है वो इक्वेशन या मसावात दे दी है, जिसे E = mc² के नाम से हम सब जानते होंगे। तो वो ये है कि वो मसावात जो है वो एनर्जी है E, और फिर इक्वल है m यानी कि मादा के मैटर के मास के बराबर, और c है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सही। कि अगर किसी भी चीज़ को जो मादा हो, आप उसको रोशनी की रफ्तार से चला दें, रोशनी की रफ्तार से उसको मूव करेंगे, तो वो खुद ब खुद एनर्जी में यानी तवानाई में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। सही। क्यों? क्योंकि वो जलना शुरू हो जाएगी, रोशनी देना शुरू हो जाएगी। तो रोशनी से हरारत हासिल होती है जो तवानाई है। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी हमें मिलना शुरू हो जाएगी, जिसको आप मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, तब्दील हो सकती है या मुंतकिल हो सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें पहले से कानून कुदरत में मौजूद हैं जो खुदा ताला ने हमें दे रखी हैं। और आसमान पर ये तमाम के तमाम पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ये फोटॉन्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपस में टकरा के मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती हैं। सितारों में यानी कि सोलर जो है वो, अगर हम सोलर साइंस को स्टडी सिर्फ थोड़ा सा करें, एस्ट्रोफिज़िक्स में थोड़ा सा फिर वापस जाएं, तो वहाँ पर सूरज पर ये ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं, उसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा कर फोटॉन्स बनते रहते हैं। जो हमारे पास ज़मीन पर रोशनी आती है वो ये सारी की सारी वैसे ही आती है। सही। और कोई ज़रिया ही नहीं है रोशनी आने का। सही। ये सोलर लाइट इसी वजह से आती है, सूरज की रोशनी हम तक इसी तरीक़ाकार से पहुंचती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन होती है, यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन। तो उसके जो है वो एक होती है 1H1। हाइड्रोजन की भी 3 इकसाम हैं, एक है प्रोटियम है,
दूसरी ड्यूट्रियम है और तीसरी ट्राइटियम है। साइंस के स्टूडेंट्स सब इस बात से वाकिफ़ होंगे। तो अब वो क्या है, वो पहले 1H1 जो है वो आपस में जो है वो रिएक्शन करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है और वो प्रोटॉन के साथ पॉजिट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो दूसरी हाइड्रोजन बनती है और फिर वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। वो उसके बाद वो क्या करते हैं, 2He4 हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो हीलियम जो है वो नॉन रिएक्टिव गैस है और हीलियम जो है वो जलकर हमारे पास क्या है, रोशनी देना शुरू कर देती। नतीजा जो है वो उसी तरफ से आता है। वो रिएक्शन ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की सूरत में होता है। ठीक। और रीज़न क्या है कि वो मॉडर्न फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स दोनों बैक वक्त वहाँ साथ साथ काम कर रही होती। तो ये सब कुछ खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे होते हैं। वाइट ड्वार्फ्स सितारों की एक और किस्म होती है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। उसमें वाइट लाइट उनसे प्रोड्यूस होती है, उनसे रोशनी एक ख़ास किस्म की निकलती है और वो ब्लैक होल्स जैसे हैं। जैसे ब्लैक होल्स हैं तो वो क्या करते हैं कि सब चीज़ों को अपने अंदर समेट के तो ख़त्म करते हैं और फना करते रहते हैं। तो वो क्या है, यानी कानून बकाए मैटर जो है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, वो उसको क्या करने वाले जो है वो हैं, वो डिनाई करने वाले जो हैं वो मटेरियल कह लीजिए, सही। ब्लैक होल्स और वाइट ड्वार्फ्स। उसमें क्या होता है, जो कुछ भी जाएगा वो फना हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी उसकी कुछ नई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि वो क्या बना है। लेकिन उसमें से हमें क्या है, एक्स रेज निकलती हुई नज़र आती हैं, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं मशीन्स के ज़रिए, स्कैनर्स के ज़रिए, और किया जाता है। सही। तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है, वरना वो तो मुकम्मल तारीकी होता है। बिल्कुल ठीक। और वाइट ड्वार्फ जो है वो सिर्फ सफ़ेद रोशनी का छोटा सा, कह लीजिए कि एक बल्ब सा जल रहा होगा, लेकिन वो भी अपने अंदर जो है वो ब्लैक होल जैसी ताकत रखता है। तो इसलिए वो सब क्या होते हैं कि वो एक नई सूरत इख्तियार कर रहे होते हैं, या चीज़ों को, मादे को वो नई सूरत दे रहे होते हैं। जब तक कोई चीज़ मादी हालत में है, एक ख़ास कीमियाई तब्दीली या ख़ास जो है वो न्यूक्लियर तब्दीली से नहीं गुज़री, तब तक वो क्या है, उस पर क्लासिकल फ़िज़िक्स के तमाम कवानीन का इतलाक़ होगा। और जब वो किसी ख़ास कीमियाई रिएक्शन, जिसे कीमियाई तामुल कहते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियाई तामुल, उसमें से गुज़रती है, तो फिर उस पर क्या है, उस पर मॉडर्न फिज़िक्स के कवानीन का इतलाक़ होना शुरू हो जाता है। और हम साइंसदान जो हैं वो दुनिया में इस वक्त इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम मॉडर्न फिज़िक्स को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। वो बहुत सी जगहों पर इसमें बेहतर इक़दामात की तरफ जा भी रहे हैं। हम जदीद तरक्की जो देखते हैं दुनिया में, वो इसी चीज़ का नतीजा है। सही। आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनके वसीला से जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो वो इसी चीज़ का नतीजा है। वो आइंस्टाइन के उसी कानून के तहत E=mc², उसके तहत जो है वो चलते हैं। E=mc², तो एनर्जी इज़ मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। तो उसके मुताबिक ये सिलसिला होता है। वहाँ से न्यूक्लियर तवानाई पैदा की जाती है, बिजली फ्राहम की जाती है, बिजली बनाई जाती है। और दुनिया के कुछ ममालिक में, जैसा कि सिंगापुर है, जापान है, वहाँ पर 90% जो 95% जो बिजली पैदा की जाती है वो कचरे से पैदा की जाती है। तो उनका कचरा जो है वो ज़ाया नहीं होता। यानी एक छोटा सा प्लास्टिक का शॉपर बैग जो होता है, या कह लीजिए कि लेज़, उनकी प्रमोशन के लिए बात नहीं की मैंने, लेकिन जो उनका रैपर है उन चिप्स का या जो कुछ भी है वो, तो वो 500 साल में वैसे डिग्रेड होगा। लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो आप एक दिन में भी उसे इस्तेमाल ख़त्म कर सकते हैं। सही। और जापान और सिंगापुर में तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा कचरा जो है वो जमा किया जाता है और उसको क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री में ले जाते हैं जहाँ पर उससे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो उसको मुख्तलिफ केमिकल्स में से गुजार कर उसको जलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है, उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है, हीलियम गैस में, जैसे कि सूरज पर होती है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो हम सूरज की रोशनी जो खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए है, उसमें जितने गैसेस हैं वो भी खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रही हैं। उससे आने वाली रोशनी जो रेडियो एक्टिव भी होती है, जो ताबकारी साइंस भी रखती है, इसमें ये भी है, वो सब की सब वो क्या है, वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करती है। दुरुस्त। और फिर जब वो फ़िज़ा में आती है, हमारी फ़िज़ा में,
तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। इसमें हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो उसकी फिल्ट्रेशन करती है, और उसके अलावा मैग्नेटिक साइंस है हमारे पास, जो हमारी ज़मीन जो मौजूद है, जो हमारी धरती है, हम जिसको अर्थ कहते हैं, प्लैनेट अर्थ जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है या हैबिटेट है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मकनातीसी लहरें मुसलसल निकल रही हैं। वो क्या करती हैं, वो सूरज की शुआओं को फ़िल्टर करती हैं, और उसमें से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेस को, जो कि इंतहाई ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं, उनको फ़िल्टर करके हमारे लिए फ़ायदेमंद बना देती हैं। अगर वो मौजूद ना हो ये दोनों चीज़ें, ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम सब के सब स्किन कैंसर से जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसके डेंजरस इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन हमें सोचना इस नहज पर होता है कि हम इसको किस तरह से अपने लिए यूटिलाइज़ करें, हम कैसे खुदा के जलाल को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। ये सारी चीज़ें खुदा के जलाल के लिए हैं। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, आमीन। और इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स, आप आसमान के रंग चेंज होते हुए देखते हैं, ये भी इसी वजह से होते हैं। जैसे जैसे गैसेस में से रोशनी मुख्तलिफ़ तरह से गुज़रती है, तो उनमें से क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तो उनकी मूवमेंट चेंज कर देती है। जैसे ही उनकी मूवमेंट चेंज होगी, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आसमान का रंग भी इस वजह से चेंज होता है। तो ये खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। तो हम सब को ये सोचना है कि हमारे घरों में जो कचरा होता है, हम उसको कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद और यूटिलाइज करें, किस तरह से हम उसे फ़ायदेमंद बनाएं, उससे बिजली पैदा करने के बारे में सोचें, और जाके इंडस्ट्री में पता करें, लोगों से, साइंसदानों से बातचीत करें, उस्ताद कराम से पूछें कि किस तरह से उससे बिजली पैदा की जा सकती है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। सही। तो आप अपने अपने इलाकों में अपनी गवर्नमेंट से बात करके, तो उनके वसीला से आप क्या है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जहाँ आपने हमें इतनी सारी खुशी की बातें बताई, इतनी सारी मालूमात दी। वहाँ एक आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी कि पाकिस्तान में बहुत सारी एनर्जी आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा कचरा है, और खुदा करे कि वो कचरा इस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो हमारे लिए दोनों तरह से फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, हमने आज के प्रोग्राम में बहुत सारी नई बातें सीखी। उम्मीद है कि नाजरीन ने भी बरकत पाई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवालात से और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।